हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक पे जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, या दोस्तों इसको सिंपली वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी बोला जा सकता है, या एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है इम्यूनो ब्लॉटिंग। तो दोस्तों, ये टेक्निक कहाँ यूज की जाती है, कैसे इस टेक्निक को प्रोसेस किया जाता है, प्रिंसिपल क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म है, एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इन सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि इन सभी पॉइंट्स पे जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं आपको। और उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस के ऑप्शन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक एक लेबोरेटरी टेक्निक है जो जिसको लेबोरेटरी में प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। सिंपली अगर प्रोटीन का मिक्सचर सैंपल हमारे पास है तो उसमें से डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करने की ही ये एक टेक्निक है। जिस तरह से सिंपली हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन पढ़ते हैं या इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी प्रोटीन्स का सेपरेशन किया जाता है, जैसे डीएनए का सेपरेशन है या आरएनए का सेपरेशन है। तो उसी तरह से ये जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, इसको भी, इस टेक्निक का भी यूज किया जाता है कि कोई अगर प्रोटीन का सैंपल है, मिक्सचर सैंपल है, तो उसमें से डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करने का ये एक टेक्निक है जिसको बेसिकली ज़्यादातर इस टेक्निक को या तो बायोकेमिस्ट्री में यूज किया जाता है या फिर इम्यूनोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो इम्यूनोलॉजी की अगर जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड हम टेस्टिंग करते हैं, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डायग्नोसिस हम एंटीजन पर बेस्ड होती है या फिर एंटीबॉडी पर बेस्ड होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दोस्तों मेंशन की गई है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ए लेबोरेटरी टेक्निक दैट सेपरेट्स प्रोटीन फ्रॉम ए सैंपल। सैंपल मीन्स कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ एंटीजन्स एंड डिटेक्ट्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? एंटीबॉडीज, क्योंकि आपको पता है कि एंटीजन्स भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं और एंटीबॉडीज भी प्रोटीन की ही बनी होती है। इन अ टिश्यू और ब्लड सैंपल, तो ब्लड सैंपल या फिर टिश्यू में से एंटीजन्स को डिटेक्ट करना या एंटीबॉडीज वाली जो प्रोटीन्स है उनको डिटेक्ट करना, यही इस टेक्निक में किया जाता है। इस टेक्निक को इम्यूनोब्लॉटिंग भी बोला जाता है, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया। और इस टेक्निक को डेवलप किया था हैरी टॉबिन ने, और उनके कुछ साथियों ने उनका भरपूर साथ दिया था इस टेक्निक को डेवलप करने में, हैरी टॉबिन। और ये बात है 1979 की। तो 1979 में हैरी टॉबिन नाम के साइंटिस्ट और उनके साथियों ने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिंसिपल की, कि ये जो टेक्निक है किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर काम करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो टेक्निक है ये प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए यूज की जा रही है, यानी कि इस टेक्निक में प्रोटीन्स का सेपरेशन किया जा रहा है। तो प्रोटीन के सेपरेशन के लिए हमने आपसे बात की थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का सबसे पहले नाम आ जाता है। तो ये टेक्निक भी जो है ये एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पर बेस्ड है, जिसमें एंटीजन्स जो भी हैं हमारे, यानी कि प्रोटीन्स जो भी हैं उनका सेपरेशन किया जाएगा। गॉट इट। दूसरा ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर, यानी कि जो भी एंटीजन हमें डिटेक्ट करना है उस पर हम एंटीबॉडी ऐड करेंगे और उन दोनों की रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस को हमें आइडेंटिफाई करना है, या जो भी हमारे पास एंटीबॉडी है तो उसमें एंटीजन ऐड करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा और फिर हम उस बेस पे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक और सेकेंडरी एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने एलाइजा को देखा होगा, अगर एलाइजा आपको क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल पर एलाइजा की भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं ऑलरेडी, आप उनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे एलाइजा में होता है, इनडायरेक्ट टाइप के एलाइजा में होता है कि वहाँ पे एक सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ का यूज किया जाता है, और जो कि ऑलरेडी आपकी क्या होती है, एंजाइम से, एक टाइप के एंजाइम से लिंक्ड होती है, और वहाँ पर सबस्ट्रेट क्रोमोजोम सिस्टम को भी ऐड किया जाता है ताकि कलर के बेस पर आप क्या कर सकें, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करे और कलर का प्रोडक्शन हो, और उस कलर प्रोडक्शन के बेस पे हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो तीसरा जो डिटेक्शन है उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे कलरीमेट्री टेक्निक से हम डिटेक्शन कर सकते हैं उन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का, या केमिल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन कर सकते हैं, या फ्लोरिसेंट डिटेक्शन कर सकते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव डिटेक्शन कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिटेक्शन को इतना ज़्यादा आज के टाइम पे इतना प्रेफरेंस नहीं दी जाती, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं। तो रेडियो टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो ज़्यादातर कलरीमेट्री डिटेक्शन या केमिल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन या फ्लोरेसेंट डिटेक्शन कर सकते हैं हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस का। तो दोस्तों, बेसिकली तीन तरह का इसका ये तीन चीज़ों पर ये टेक्निक जो है बेस्ड है। एक तो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जाएगा, उसके थ्रू प्रोटीन्स का सेपरेशन होगा। दूसरा फिर
वहाँ पर जो जो भी प्रोटीन हमने या एंटीजन के हैं या एंटीबॉडी के हैं जो भी हमने सेपरेट किए हैं उसका एंटी हम ऐड करेंगे। यानी अगर हमने एंटीजन के सैंपल का सेपरेशन किया हुआ है तो हम ऊपर से एंटीबॉडी उसमें ऐड करेंगे और जो भी जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वहाँ पर बैंड्स का फॉर्मेशन होगा। अभी हम आगे प्रोसेस में इस सबको देखेंगे। तो उसके बाद फिर एक और वहाँ पर एंटीबॉडी ऐड की जाती है, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसको हम बोलेंगे, या कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी भी उसको बोल सकते हैं। तो उसके थ्रू फिर जो भी हमारे कॉम्प्लेक्सेस बने हैं उन कॉम्प्लेक्सेस का हम कलरीमेट्री टेक्निक से या फिर आपका कैमिल्यूमिनेसेंट डिटेक्शन मेथड से या फिर फ्लोरेसेंट टेक्निक से हम उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने बात की कि इस टेक्निक में सबसे पहला जो स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की जाएगी। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पर सबसे पहले ये बेस्ड है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रेफरेंस दी जाएगी और यहाँ पर सिंपल अगारोज जेल को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। यहाँ पे जो है पेज जो पॉलीएक्राइल अमाइड जेल है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है और इस पूरी टेक्निक को हम बोलते हैं एसडीएस, पेज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एसडीएस दोस्तों, यहाँ पे एसडीएस का रोल क्या है, यानी कि इस जेल में सैंपल को पुट करने से पहले, सैंपल के इनॉकुलेशन से पहले हम क्या करेंगे, सैंपल को एक एसडीएस से हम ट्रीट करेंगे। एसडीएस क्या है दोस्तों, एक नेगेटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट होता है जो कि क्या करेगा, जो प्रोटीन का सैंपल हमारे पास है, प्रोटीन आपको पता है कि बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स में, यानी कि उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बहुत टाइप के स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं प्रोटीन के, यानी कि कॉम्प्लेक्सिसिटी बहुत होती है। कॉम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती चली जाती है प्राइमरी से जब हम क्वाटरनरी की तरफ को जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हम टर्शियरी प्रोटीन्स की बात करें, टर्शियरी प्रोटीन्स में भी नंबर ऑफ बॉन्डिंग्स होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग भी होगी, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी होगी, कुछ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। तो ये जो एसडीएस है दोस्तों, इस एसडीएस का यूज किया जाता है एक तो बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, बेसिकली जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कराने के लिए, या अदर जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने के लिए एसडीएस का यूज किया जाता है। दूसरा काम क्या है इस एसडीएस का, कि ये एक नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट है। तो ये सारे प्रोटीन्स को, जितने भी प्रोटीन्स वहां पर प्रेजेंट हैं, उन सबको एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराएगा। यानी सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं हमारे पास, जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, मिक्सचर में जितने भी प्रोटीन्स हैं, उन सबको एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज ये प्रोवाइड कराएगा ताकि हमें सेपरेशन के लिए आसानी हो, यानी कि हम प्रोटीन को एक पोल पे रख सकें। अगर सारे प्रोटीन हमारे नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो हम एक ही पोल पे उनको हम रखेंगे, यानी कि नेगेटिव पोल पर हम रखेंगे और वो पॉजिटिव पोल की तरफ को मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में यही होता है कि वहां पर प्रोटीन्स का मूवमेंट होता है, एक तो अपने साइज के बेस पे। साइज मींस कि जो प्रोटीन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना तेज भागेगा उस पूरे मीडियम पर, उस जेल मीडियम पर, उतना तेजी से वो मूव करेगा और उतना दूर तक जाएगा। उसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगी वो उतना ज़्यादा होगी, जो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा। और जो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो बड़ा मॉलिक्यूल स्लो मूवमेंट करेगा, पहला पॉइंट। और स्लो मूवमेंट के साथ साथ वो नेगेटिव की तरफ को ज़्यादा रह जाएगा। जो छोटे साइज के हैं, एक बार फिर समझिए, जो छोटे साइज के हैं वो फास्ट मूवमेंट करेंगे और दूर तक जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव पोल की तरफ को वो ज़्यादा मूव करेंगे। यानी कि पॉजिटिव पोल का मतलब है एनोड की तरफ को, नेगेटिव पोल जो है वो कैथोड है। तो एसडीएस का काम यही है दोस्तों, एक तो बॉन्ड्स को, नॉन कोवलेंट बॉन्ड या जो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग्स हैं उनको ब्रेक करना, और दूसरा प्रोटीन सैंपल को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करना ताकि हम एक ही पोल पे उनको रख सकें। तो यहाँ पे हम सैंपल को पुट करेंगे, अपना जो प्रोटीन सैंपल हमारे पास है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा लाइक दैट, वो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव की तरफ को मूव करेंगे। और जो मूवमेंट है वो बेस्ड होगा साइज के बेस पे, हम पहले ही बता चुके हैं। जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतना दूर तक जाएगा, और बड़े साइज वाले कम मूवमेंट के साथ नेगेटिव पोल की तरफ को ज़्यादा रह जाएंगे। तो पहला तो स्टेप है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमने कंप्लीट कराई। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस में जब प्रोटीन्स का सेपरेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा मेथड यूज किया जाता है, दूसरा स्टेप यूज किया जाता है जिसमें प्रोटीन को ट्रांसफर किया जाएगा। प्रोटीन का ट्रांसफर मीन्स दोस्तों, अगर हम इस जेल को देखें, ये जेल में ये जेल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल मीन्स लचीलापन इसमें ज़्यादा होगा, यानी कि कंप्लीटली सॉलिड सरफेस नहीं होता है। एक लचीला सा या फ्लेक्सिबल सरफेस या फ्रेजाइल सरफेस हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन बेहतर नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इस सेपरेटेड प्रोटीन को हमें एक सॉलिड सपोर्ट वाली किसी फिल्म पर, हमें इसे किसी मेम्ब्रेन पर इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन ट्रांसफर मेथड। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोफोरेटिकली इस प्रोटीन को जेल मीडियम से इसको एक दूसरे सॉलिड मीडियम पर इसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू ये प्रोसेस होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक डेवलप कराया जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, जिसके थ्रू जो सेपरेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो जेल मीडियम से उस
सॉलिड मीडियम पर चले जाएंगे, उस सॉलिड मेम्ब्रेन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पहली वाली मेम्ब्रेन है दिस इज द जेल मेम्ब्रेन, और जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन है हमारी सॉलिड मेम्ब्रेन। यही है, ये मेम्ब्रेन या तो नाइट्रोसेलुलोज की बनी होती है या फिर ये एक दूसरे कंपाउंड की भी बनी हो सकती है जिसका नाम है पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड, इसको पीवीडीएफ भी बोलते हैं। पीवीडीएफ या तो पीवीडीएफ की बनी होगी या फिर नाइट्रोसेलुलोज की बनी होगी। तो ज्यादातर केसेस में नाइट्रोसेलुलोज का यूज किया जाता है, पीवीडीएफ का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी मेम्ब्रेन है ये इसी सॉलिड मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर डेवलप कराया जा रहा है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड दिस वन इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो प्रोटीन है वो इस जेल से इधर को मूव करा जाएगा, ट्रांसफर कराया जाएगा, ताकि इसमें क्या हो जाए, इसी टेक्निक को दोस्तों, यही जो मेथड है इसी को ब्लॉटिंग बोला जाता है एक्चुअली में। ब्लॉटिंग का मतलब क्या है कि अब हम जेल से इसको दूसरी मेम्ब्रेन में, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन में हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि उसका एक अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो एक मोहर जैसी हम लगा रहे हैं, एक ठप्पा हम लगा रहे हैं उस पर, यानी कि उसको हम वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम वहां पे पेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर किया जा रहा है। गॉट इट? तो उसी के लिए ये टर्म यूज किया जाता है, ब्लॉटिंग टर्म यूज किया जाता है। तो यहां पर प्रोटीन जेल से मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ब्लॉट किए जा रहे हैं। इस ब्लॉटिंग के बाद जब कंप्लीट ब्लॉटिंग हो जाएगी दोस्तों, ब्लॉटिंग के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि ब्लॉकिंग की जाएगी। यहां पर कुछ ब्लॉकिंग प्रोटीन्स ऐड किए जाएंगे। दोस्तों ब्लॉकिंग प्रोटीन क्यों ऐड किए जा रहे हैं? उस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर जब आपके सारे प्रोटीन, सेपरेटेड प्रोटीन से आ जाते हैं तो एंटीबॉडी ऐड करने से पहले हमें उसमें एक ब्लॉकिंग प्रोटीन डालना पड़ता है। वो इसलिए दोस्तों ताकि, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रोटीन का हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डिटेक्शन कर रहे हैं। तो ताकि हमें वही स्पेसिफिक प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन हो, उसके लिए हम जो नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग बन रही है, हो सकता है वहां पर नॉन स्पेसिफिक बॉन्डिंग बन जाए, यानी कि जो प्रोटीन्स हैं वो नॉन स्पेसिफिकली कहीं पे भी जाके आपके अटैच हो जाएं, उनका एडेशन हो जाए। तो वही नॉन स्पेसिफिक जो बाइंडिंग्स हैं, वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स ना बने, उनको रिमूव करने के लिए यहां पर एक ब्लॉकिंग प्रोटीन ऐड किया जाता है। ज़्यादातर जो ब्लॉकिंग प्रोटीन्स हैं वो कुछ न्यूट्रल प्रोटीन्स यहाँ पर ऐड की जाती हैं, वो यानी कि ब्लॉकिंग जो प्रोटीन्स हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होंगी, वो ना नेगेटिवली चार्ज होंगी ना पॉजिटिवली चार्ज होंगी। गॉट इट? तो वो न्यूट्रल प्रोटीन्स यहाँ पर ऐड की जाती हैं। बेसिकली जो बोवाइन सीरम एल्बुमिन है, यानी कि BSA, यहां पर आप देख सकते हैं BSA, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, या फिर सिंपली जो मिल्क केजीन प्रोटीन होता है वो यहां पर ड्राई फॉर्म में, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं नॉन फैट ड्राई मिल्क। तो या तो नॉन फैट ड्राई मिल्क हम यूज कर सकते हैं एज ए ब्लॉकिंग प्रोटीन, या फिर बोवाइन सीरम एल्बुमिन को यूज किया जाता है। तो ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में किया जाता है दोस्तों, फिर हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे उसमें। प्राइमरी एंटीबॉडी डाल के हम उसको इंक्यूबेट करेंगे। प्राइमरी एंटीबॉडी कौन सी, किसको बोलेंगे प्राइमरी एंटीबॉडी? जो टारगेटेड एंटीजन के साथ बाइंड होगा। टारगेटेड जो प्रोटीन है, यानी कि वो स्पेसिफिकली उसी एंटीजन से बाइंड होगा जिसके लिए वो बना हुआ है, जिसके अगेंस्ट वो बनी हुई है वो एंटीबॉडी। गॉट इट? तो उसी को हम प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली वो टारगेट प्रोटीन से बाइंड होगा और उसके बाद फिर उसको वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की जाएगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी हम यूज करेंगे, यानी कि ऐसी एंटीबॉडी जो दूसरे एनिमल से हमने ह्यूमन बीइंग के थ्रू, ह्यूमन बीइंग की एंटीबॉडी को इंजेक्ट करके किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल से हमने उनको प्रिपेयर किया होगा, तो उन एंटीबॉडीज को बोलेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो वो सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एंजाइम से कॉन्जुगेटेड होता है, उससे लिंक्ड होता है, जिस तरह से एलाइजा में हमने पढ़ा था। तो बेसिकली यहां पर जो एंजाइम यूज की जाती है ज्यादातर केसेस में वो की जाती है HRP, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज किया जाता है उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ। वैसे दूसरे भी हम कर सकते हैं, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में यहां पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग में HRP ही यूज की जाती है, यानी हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एंजाइम का यूज किया जाता है। तो वो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम ऐड कर रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो इससे पहले वाले स्टेप में आइए, ये जो आप ब्लू कलर के डॉट्स देख रहे हैं, दीज आर द एंटीजेंस। अब जब हमने ऐड किया प्राइमरी एंटीबॉडी, तो वो प्राइमरी एंटीबॉडी इन स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ आके बाइंड होगी। ये जो वाई शेप आप देख रहे हैं उल्टे, ये क्या है? एंटीबॉडीज है। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडीज है। अब देखिए सेकंड स्टेप में जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ क्या हो जाएगी? बाइंड हो जाएगी। गॉट इट? और ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है ये एंजाइम से लिंक्ड है। तो ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं, दिस इज द एंजाइम, यानी कि क्या होगा, अब यहाँ पर जब भी हम एंजाइम यानी सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज करेंगे जो कि एंजाइम से लिंक्ड है, तो एक सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे HRP के केस में ज्यादातर जो सबस्ट्रेट है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाता है, और जो क्रोमोजन है वो टेट्रामिथाइल बेंजीडीन यानी कि TMB यूज किया जाता है।
सबस्ट्रेट क्रोमोजन के रूप में, और सबस्ट्रेट क्या रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों देखिए होगा क्या, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी को आप प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच देख रहे हैं, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी यहां पर तभी फिक्स होगी जब ऑलरेडी वहां पर प्राइमरी एंटीबॉडी अटैच्ड होगी। अगर प्राइमरी एंटीबॉडी वहां पर अटैच नहीं है तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी वहां पर अटैच नहीं होगी, और अगर सेकेंडरी बॉडी अटैच नहीं हो पाएगी तो वहां पर जो उस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ हमारा एंजाइम लिंक्ड है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं कर पाएगा, और सबस्ट्रेट पर एक्ट नहीं करेगा तो कलर का प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी कि कलर का प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो इस सिस्टम में, यानी कि इस जेल में हमारे ये जो बैंड्स हैं उन बैंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बैंड्स कलर्ड बैंड्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर तो बॉन्ड यहां पर जो है बॉन्डिंग हुई है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एंटीजन की बाइंडिंग हुई है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड हो गई है, तो जिससे एक कलर का प्रोडक्शन हुआ है। तो कलर का प्रोडक्शन हुआ तो यहां पर भी कलर बैंड्स आपके आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो सैंपल हमने डाला था उस सैंपल में यानी कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो सैंपल इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पर हमें बैंड्स दिख जाएंगे। अब यहाँ पे भी दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ बैंड्स क्या हैं, कुछ बैंड्स को हम डार्क देख रहे हैं, कुछ बैंड्स बहुत ज़्यादा लाइट हैं। तो डार्क बैंड का मतलब क्या है दोस्तों, ये कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है। जितना डार्क बैंड होगा, जितना मोटा बैंड आएगा, वो उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर एंटीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। गॉट इट। और जहां छोटे छोटे बैंड आएंगे, यानी कि पतले से बैंड आएंगे, बहुत लाइट बैंड्स आएंगे, इसका मतलब है कि उतनी कम कंसंट्रेशन है एंटीजन की। तो आइए दोस्तों, वैसे तो प्रोसीजर को हमने समझ लिया है इन ब्रीफ, थोड़ा सा और देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स में इसका प्रोसीजर रन करेगा। तो दोस्तों बेसिकली 6 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप है सैंपल प्रिपरेशन का, जिसमें हम एंटीजन के सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, जिसको हमें सेपरेट कराना है। दूसरा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराई जाएगी, यानी कि जो प्रोटीन है उनका सेपरेशन कराया जाएगा। तीसरा स्टेप है जिसमें प्रोटीन का ट्रांसफर किया जाएगा, यानी कि ब्लॉटिंग की जाएगी, जेल मीडियम से प्रोटीन को सॉलिड मीडियम यानी नाइट्रोसेलुलोज सरफेस या पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड सरफेस पर उसको ब्लॉट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। चौथा स्टेप है ब्लॉकिंग, जिसमें कि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए एक ब्लॉकिंग प्रोटीन ऐड किया जाता है, एक न्यूट्रल प्रोटीन ऐड किया जाता है, जैसे बोवाइन सीरम एल्बुमिन है या नॉन फैट ड्राई मिल्क, उसमें ऐड किया जाएगा। फिफ्थ स्टेप में एंटीबॉडी को इंक्यूबेट किया जाएगा, यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाएगा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाएगा, और फिर इंक्यूबेशन दिया जाएगा, और फाइनली फिर प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाएगा। तो ये 6 स्टेप्स में या 7 स्टेप्स में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आगे हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट स्टेप में सैंपल को प्रिपेयर किया जाता है, यानी द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ द प्रोटीन सैंपल। सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, जो भी एसडीएस पेज जेल हमारे पास है उसमें कुछ इस तरह से वेल्स बनाई जाती हैं, और इन वेल्स में सैंपल्स को डाल दिया जाएगा, जो कि नॉर्मली इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। तो रिजॉल्व प्रोटीन सैंपल्स ऑन एसडीएस पेज जेल, उनको इसमें पुट कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसको इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया जाएगा और इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन कराया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन्स का जो है वो अपने साइज और चार्ज के बेस पर उनका सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। गॉट इट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्रोटीन्स का ट्रांसफर किया जाता है, प्रोटीन ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इस जेल से प्रोटीन को अब ब्लॉट किया जाएगा, किस पे, इलेक्ट्रोफोरेटिकली ट्रांसफर किया जाएगा इनका जेल से, कहाँ, मेम्ब्रेन पर, यानी नाइट्रोसेलुलोज की जो मेम्ब्रेन है या पॉलीविनाइलिडीन फ्लोराइड की जो मेम्ब्रेन है उस पर इनको ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है फिर ब्लॉकिंग प्रोटीन ऐड किए जाएंगे, ताकि जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग्स हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। तो उसके लिए बीएसए या मिल्क केजीन का यूज किया जाएगा। देन फिर प्राइमरी एंटीबॉडी उसमें ऐड की जाएगी। प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करके इंक्यूबेट किया जाएगा। कौन सी एंटीबॉडी, इंक्यूबेट द मेम्ब्रेन विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू डिजायरेबल प्रोटीन, जो कि डिजायरेबल प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक हो, यानी जिसको हमें डिटेक्ट करना है उसी के लिए वो एंटीबॉडी स्पेसिफिकली बनी हो। देन फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, जो कि एचआरपी से लेबल्ड होगी, यानी कि हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है उससे लिंक्ड होगी, कॉन्जुगेट एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू द प्रोटीन, स्पेसिफिक टू प्रे प्रोटीन। प्रे प्रोटीन का मतलब है कि जो हमें आइडेंटिफाई करना है, जो कि डिजायरेबल प्रोटीन है। यानी पहला क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि पहले जो प्रोटीन्स थे, यानी कि यहाँ पे जो एंटीजन्स थे, जब हमने प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया तो वो एंटीबॉडी उन स्पेसिफिक जो डिजायरेबल प्रोटीन्स है उनसे बाइंड होगी। अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम ऐड कर रहे हैं वो इसकी भी एंटीबॉडी होगी, इस एंटीबॉडी की भी एंटीबॉडी हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्सेस बने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बने, यानी कि एंटीजन और प्राइमरी एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना है, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी जरूर यहाँ पर इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाएगी, जो कि लिंक्ड है किससे, एंजाइम से लिंक्ड है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो सबस्ट्रेट
जो वहाँ पर है वो सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा एंजाइम, और एंजाइम एक्ट करके कलर प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पर जब हम केमिल्यूमिनेसेंट टेक्निक जब हम यूज करेंगे तो कलर्ड बैंड्स यहाँ पर आपको विजुअलाइज होंगे। ये आप देख सकते हैं कलर्ड बैंड्स को। तो जो बैंड जितना डार्क होगा वो इंडिकेट कर रहा है कि उतना ज़्यादा वहाँ पर उस एंटीजन का कंसंट्रेशन है, और जो लाइट बैंड है वो इसका मतलब ये है कि कम कंसंट्रेशन वहाँ पर एंटीजन की है। तो इंक्यूबेट द ब्लॉट विद केमिल्यूमिनेसेंट HRP सबस्ट्रेट एंड एक्सपोज टू हिम। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए सपोज अगर हम किसी पेशेंट के सैंपल में हम सपोज कोई HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसमें हम उसकी सीरम में एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन कर रहे हैं, यानी कि हमें पता नहीं है, पहली बात तो हमें पता नहीं है कि जो सैंपल हमने लिया है वो HIV पॉजिटिव है कि नहीं है। सिंपली ऐसा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है। सपोज हमने क्या किया, एंटीजन तैयार किया, किसका, HIV का एंटीजन हम तैयार करेंगे, HIV का हम एंटीजन तैयार करेंगे। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन हम सैंपल की करेंगे, यानी कि प्रोटीन सैंपल की जो HIV का एंटीजन है। देन फिर हम उसको यहाँ पे सेपरेट करा देंगे, गॉट इट। और फिर हम क्या करेंगे दोस्तों कि उसका हम ब्लॉटिंग कर देंगे। ब्लॉटिंग के बाद फिर ब्लॉकिंग स्टेप आ जाएगा। ब्लॉकिंग स्टेप के बाद जो फिफ्थ स्टेप है उसमें हम पेशेंट के सैंपल को ऐड करेंगे। सैंपल यानी कि सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडीज। अगर उस सैंपल में, उस पर्सन के सैंपल में अगर HIV की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, दीज एंटीबॉडीज आर प्राइमरी एंटीबॉडीज, तो वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ, यानी कि जो HIV का स्पेसिफिक एंटीजन है, सपोज हम GP41 जो कि एंटीजन है HIV का, GP41 या GP120 या GP160, इनमें से किसी को भी हम स्पेसिफिकली हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सपोज GP41 को हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो एंटीजन अगर उसकी एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है तो वो एंटीजन, उसी एंटीजन के साथ वो एंटीबॉडी क्या कर जाएगी, बाइंड हो जाएगी। अगर वो एंटीबॉडी पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है तो वो स्पेसिफिकली उससे बाइंड कर जाएगा। अब उसी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, जो कि कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडी है या HRP लेवल्ड जो एंटीबॉडी है, एंजाइम से लिंक्ड जो एंटीबॉडी है, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर वहां पर ये बाइंडिंग हुई होगी तो ये बाइंडिंग भी होगी भाई। अगर एंटीजन प्राइमरी एंटीबॉडी से अटैच हुआ है, बाइंड हुआ है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी एंटीबॉडी वो भी ऐड होगा, वो भी अटैच होगा। अगर अटैच नहीं है, यानी कि वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस नहीं बने होते, तो वॉशिंग प्रोसेस में जब हम वॉश प्रोसेस को करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्सेस आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्सेस, अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस अगर वहां पर नहीं होंगे तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी वहां पर अटैच नहीं हो पाएगी, वो भी वहां पे फिक्स नहीं हो पाएगी, तो कलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। कलर प्रोड्यूस नहीं होगा तो टेस्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी एंटीजन हमें वहां पे डिटेक्ट नहीं होगा, वहां पे कोई भी एंटीबॉडी हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन यहां पर अगर पेशेंट का सीरम पॉजिटिव है, यानी कि उसमें एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है, तो यहां पर सेकेंडरी एंटीबॉडी भी फिक्स होगी और कलर प्रोड्यूस होगा, जिसके बेस पे हम उस एंटीबॉडी को कैच कर लेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और डायग्रामेटिक वे में हम देख लेते हैं इसको कि कैसे। देखिए दोस्तों, ये जो पहला आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज द जेल। उसके बाद जेल से प्रोटीन, यहाँ पे जेल्स जहाँ पे प्रोटीन्स का सेपरेशन हुआ है, यानी कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग के बाद हम इन एंटीजन्स को, सेपरेटेड एंटीजन्स को शीट, यानी कि जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन, उसमें हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप में ब्लॉकिंग प्रोटीन्स को ऐड करते हैं और उसके बाद फिर प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है। तो सपोज दिस वन इज द टारगेटेड प्रोटीन, दिस वन इज द टारगेटेड प्रोटीन, तो स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज हैं वो यहीं पर आके बाइंड होंगे, इसी एंटीजन के साथ आके बाइंड होंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बाइंडिंग हो रही है। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा जो एंटीबॉडीज हैं ये आपके रिमूव हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, वॉशिंग प्रोसेस में भी ये रिमूव हो जाते हैं। और कुछ तो जो ब्लॉकिंग एंटीजन ब्लॉकिंग प्रोटीन हमने ऐड किया उसकी वजह से बाइंडिंग होती नहीं है, नॉन स्पेसिफिक। तो दिस वन इज द टारगेटेड प्रोटीन एंड दीज आर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर दिस स्पेसिफिक एंटीजन। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे तो यहां पर ही प्राइमरी एंटीबॉडी फिक्स हुआ है, तो वहीं पे जाके सेकेंडरी एंटीबॉडी भी क्या होगी, फिक्स होगी, जिसमें कि क्या लगा हुआ है, एंजाइम लगा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक कलर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, कलर का प्रोडक्शन होगा क्योंकि वहां पे एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा और कलर का प्रोडक्शन होगा। तो फोटोग्राफिक फिल्म पर यही बैंड हमें ऑब्जर्व होगा, यानी कि दिस वन इज द टारगेटेड प्रोटीन, तो इसी का बैंड वहां पर डेवलप होगा फोटोग्राफिक फिल्म पर। शोज द बैंड विद डिजायर्ड प्रोटीन, जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोटीन था वही केवल यहां पर आपको विजुअलाइज होगा। तो आई होप कि दोस्तों ये बेहतर आपके समझ में आया होगा, जितने भी डायग्रामेटिक वे में हमने इसको समझाने की कोशिश। आगे बढ़ते हुए कुछ इसके एप्लीकेशंस पर हम फोकस करेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग के। वेस्टर्न ब्लॉटिंग हैज एक्सीलेंट specificity, therefore it is used to confirm the result of ELISA। दोस्तों जो चीज़ एलाइजा में, अगर एलाइजा में कोई चीज़ पॉजिटिव आ रही है, सपोज HIV एलाइजा में पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो उसको वहीं पर हम उसकी रिपोर्टिंग एकदम क्लियर नहीं करेंगे, उसके लिए हम कंफर्म के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं टू कंफर्म द HIV टेस्ट। यानी कि एलाइजा पॉजिटिव, जो HIV एलाइजा में पॉजिटिव आया हुआ है, उसको कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं। तो टू कंफर्म द HIV टेस्ट एंड टू कंफर्म द HPV इन्फेक्शन, यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस C वायरस इन्फेक्शन, उनको भी कंफर्म
कंफर्म करने के लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। एंड टू डायग्नोस लाइम्स डिजीज, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, सिस्टिक सर्कोसिस, हाइड्रेटेड डिजीज एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इस तरह के जो इन्फेक्शंस हैं, इस तरह के जो डिजीजेज हैं, उनको भी डायग्नोस करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जा सकता है। या इसके अलावा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जो एक जिसको मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं दोस्तों, ये एक्चुअल में ये कैटल्स का इन्फेक्शन होता है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी, या इसको मैड काउ डिजीज भी बोला जाता है। ये एक तरह की न्यूरोजनरेटिव डिजीज है जो कि कैटल्स में ही होती है, जिसमें उनके न्यूरॉन्स का लॉस होने लगता है, तो उसको भी डायग्नोस करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में ये एप्लीकेशंस भी आ गए होंगे। आगे हम मूव करेंगे, थोड़ा सा इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो एडवांटेजेस में दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये इसका एडवांटेज है कि आप स्पेसिफिक प्रोटीन्स को इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट स्टडी लो अबंडेंस प्रोटीन्स एंड कंफर्म एंटीबॉडी बाइंडिंग टू प्रोटीन्स इन ए सैंपल। तो जो लो अबंडेंस के जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी कि जो रेयर प्रोटीन्स होते हैं या कुछ यूनिक प्रोटीन्स होते हैं या एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, इसकी हेल्प से हम उनको कंफर्म कर सकते हैं, उन एंटीबॉडीज को हम उन एंटीबॉडीज के प्रोटीन्स को हम सैंपल में कैच कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज ऑल्सो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल। तो दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉटिंग का एक और एडवांटेज है कि ये थोड़ा सा सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके आपको मिल सकते हैं। ये इसका एडवांटेज है। आगे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इस टेक्निक के। डिसएडवांटेजेस में जैसे हम देखें कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर एक्सपीरियंस। ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम इसमें लग सकता है। और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। वही पर्सन इसको परफॉर्म कर सकता है जो टेक्नोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उसने बहुत बार उस टेक्निक को परफॉर्म किया हो। इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑप्टिमाइजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सच एज प्रोटीन्स आइसोलेशन, बफर एंड जेल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं इस टेक्निक को करने के लिए, वो भी ऑप्टिमाइजिंग होनी चाहिए। भाई आपको फिक्स अमाउंट में ही हर चीज़ को यूज़ करना है, अनुकूल वातावरण आपको देना है पूरे प्रोसेस को, बफर्स का ठीक से यूज़ करना है, जेल का कंसंट्रेशन भी आपको फोकस करना है जेल की प्रिपरेशन में, और उसके अलावा जो प्रोटीन्स का आइसोलेशन है उसमें भी आपको ठीक से फोकस करना है। ऑप्टिमाइजिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की ही यहाँ पर जरूरत होती है फिक्स। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तीसरी चीज, फ्रेजाइल जेल मैट्रिक्स में नीड टू ट्रांसफर टू ए मेम्ब्रेन सपोर्ट। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में सिंपली हम जेल पे ही कर लेते हैं परफॉर्म, लेकिन यहाँ पर जेल में फ्रेजाइल होने की वजह से, फ्रेजिलिटी होने की वजह से, यानी कि लचीलापन होने की वजह से हमें जरूरत पड़ती है कि जो सेपरेटेड एंटीजन्स हैं उनको एक सपोर्टिव मेम्ब्रेन में हम ट्रांसफर करें। ये भी एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है, टाइम टेकिंग बन जाता है। इनसफिशिएंट ट्रांसफर टाइम, if transfer time is insufficient, larger proteins may not be transferred correctly, which can be missing bands। दोस्तों जो ट्रांसफरेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि जब हम जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोटीन, सेपरेटेड प्रोटीन्स को, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम की कमी है और हमने जल्दबाजी में उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, टाइम की अगर इनसफिशिएंसी है हमारे पास, बहुत जल्दबाजी हम कर रहे हैं, तो उस केस में जो लार्जर प्रोटीन्स हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। तो जिससे क्या होगा कि कुछ मिसिंग बैंड्स हमारे पास आ सकते हैं। हो सकता है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट थे, लेकिन वो टाइम कम होने की वजह से ट्रांसफर नहीं हो पाए, तो कुछ बैंड्स हमारे मिसिंग आ सकते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है। तो दोस्तों ये हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आई होप कि आपके समझ में पूरा लेक्चर आया होगा। इस लेक्चर के बाद आप इसको दोबारा से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में बेहतर आया होगा। तो आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।